कोई बाकी है? तो सुप्रभात सभी को। बैठो। तो आज हम लोग जो नया पाठ शुरू करेंगे वो है हमारा कि मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय। तो इस पाठ के विषय में आपको सबसे पहले ये चीज बताना चाहता हूं कि आप लोग के घर में आपका पुस्तकालय है। देखो, बहुत लोगों का शौक होता है कि अपने घर में किताबों का कुछ किताबें कलेक्शंस जो होती हैं उसको रखना। जैसे मेरे घर में भी कुछ किताबें हैं, उपन्यास है जिसमें प्रेमचंद जी हैं, उनके मैथिली शरण गुप्त का कुछ उपन्यासें हैं। तो उनकी उपन्यास का बुक्स जो होती है वो मैंने रखा है। जैसे मैला आंचल मैं कल आप लोगों से डिस्कस कर रहा था, ठीक है। तो उस टाइप की कवि उपन्यास, ठीक है। और बहुत सारी स्टोरी बुक्स भी हैं प्रेमचंद जी की। तो ऐसा एक आप लोगों का कलेक्शंस रखना चाहिए किताबों का, जिससे क्या होता है ना, आपको कभी भी अगर कुछ जानने का समझने का अगर इच्छा हो, क्योंकि आप ये देखिए कि ये जो राइटर्स हैं, ये जो लेखक जो होते हैं वो क्या, वो यथार्थवादी होते हैं। ये लोग क्या अभी के समय में जो घट रही घटनाएं जो होती हैं उसके बारे में लिखते हैं। जैसे स्पेशली मुझे प्रेमचंद जी और कबीर ये दोनों बहुत पसंद है, ठीक है। क्योंकि वो लोग जो होते हैं ना कि अभी के समय में जो वास्तव में अभी के समय में जो घट रही घटनाएं होती हैं, घट रही हैं, जो हम लोग अभी देख रहे हैं, हम लोग फेस कर रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में वो लोग तब लिख चुके थे, ठीक है। तो पढ़ के देखिएगा और किताबों का जो कलेक्शंस है वो करने की कोशिश कीजिए, अच्छा रहता है। किताबों से दोस्ती कीजिए। इंसानों से ज़्यादा दोस्त कौन काम आएगा? बुक्स काम आते हैं, ठीक है। मेरे पास है अभी एक बुक मैंने लिया है कि मंत्र और विज्ञान का क्या कनेक्शन है। क्योंकि मैंने आप लोगों को काफ़ी बार कहा है कि जो मंत्र होते हैं, हाइमिंग्स होते हैं, जो हम लोग जो मंत्र उच्चारण करते हैं, वो ऋषि मुनियों ने ऐसे ही नहीं बना दिया कि उनको याद आया अरे ये संस्कृत ऐसे ऐसे बना देना, ऐसा कुछ नहीं है। उसका भी एक साइंटिफिक कारण होता है, कुछ उसमें वोकल्स का ऊपर नीचे कुछ होता है। तो उसलिए मुझे जानना था, इसलिए मैंने वो बुक खरीदा, पढ़ूंगा, समझूंगा, आप लोगों को भी समझाऊंगा। खैर, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय, जिसके लेखक हैं धर्मवीर भारती। पहले इस पाठ को शुरू करने से पहले मैं कुछ इसके बारे में आपको बता दूं कि देखिए, इसमें लेखक जो हैं वो एक गंभीर बीमारी से पीड़ित रहते हैं। उनको हार्ट अटैक आ चुका होता है 3 बार, ठीक है। अब जानते हो कि हार्ट अटैक ऐसा चीज़ है कि अभी कम उम्र के लोगों को हो रहा है, ठीक है। तो खान पान की वजह से, जीवन शैली की वजह से होता है। तो लेखक को 3 बार हार्ट अटैक आ चुका था। तो उनका जो 100% दिल में से, 100% हार्ट में से 60% खराब हो चुका है, बाकी 40% था, 40% बाकी था, जिसमें से आधा में ब्लॉकेज था, रुकावट आ गई थी, और 20% से 20% जो है वो बाकी रह गया था। तो डॉक्टर ने क्या कहा था, चिकित्सकों ने क्या कहा, ओपन हार्ट सर्जरी का लिया उन्होंने कहा। लेकिन ओपन हार्ट सर्जरी रिस्क होता है, पहले उसके लिए जो पेशेंट्स होते हैं उसको थोड़ा सा दवाई, प्रिकॉशंस, मेंटेनेंस इसमें रखा जाता है, उसके बाद ओपन हार्ट सर्जरी के लिए किया जाता है। तो इससे, इस कहानी में आप ये देखेंगे कि कैसे लेखक अपना जुड़ाव, उनका रिश्ता जो है पुस्तकों से हुआ, वो कैसे उनको पढ़ने की इच्छा जागी उनके मन में, उनका बचपन कैसा था, किताबें से उनका क्या लगाव है, इस बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो आप पढ़िए, रीडिंग कीजिए अगर है। जुलाई 1989, बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। 3 जबरदस्त हार्ट अटैक एक के बाद एक तो ऐसा कि नब्ज बंद, सांस बंद, धड़कन बंद। डॉक्टरों ने घोषित कर दिया कि अब प्राण नहीं रहे, पर डॉक्टर बोर्जेस ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने 900 वोल्ट्स के शॉक्स किए, भयानक प्रयोग देखे। वे बोले कि यदि यह मृत शरीर
मात्र है तो दर्द महसूस नहीं होगा, और यदि कहीं भी जरा भी एक कण प्राण शेष होंगे तो हार्ट रिवाइव कर सकता है। प्राण तो लौट है, पर इस प्रयोग में 60% हार्ट सदा के लिए नष्ट हो गया, केवल 40% बचा, उसमें भी 3 अवरोध हैं। ओपन हार्ट ऑपरेशन तो करना ही होगा, पर सर्जन हिचक रहे हैं, केवल 40% हार्ट है। ऑपरेशन के बाद ना रिवाइव हुआ तो तय हुआ कि अन्य विशेषज्ञों की राय ले ली जाए। तब कुछ दिन बाद ऑपरेशन की सोचेंगे, तब तक घर जाकर बिना पीने डुले विश्राम करें। बैठो, वेरी गुड सिद्धार्थ। देखिए, डॉक्टरों ने क्या कहा कि ओपन हार्ट सर्जरी करना है। 60% हृदय जो है वो खत्म हो चुका है, 40% बाकी है, जिसमें से भी 20% में रुकावट है, ब्लॉकेज आ गया है। ठीक है, अब ऐसे पेशेंट्स जो होते हैं, ऐसे रोगी जो होते हैं, उनको क्या करना है? वो ज़्यादा हिल डुल नहीं सकते, इधर उधर जा नहीं सकते, ज़्यादा काम नहीं कर सकते, तो उनको क्या करना है? सिर्फ आराम करना है। ठीक है, समझे? यहाँ तक समझ में आया? किसी को कोई समस्या, परेशानी, दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। आगे कहा है कि बहरहाल ऐसी अध मृत्यु की हालत में वापस घर लाया जाता हूं। मेरी जिद है कि बेडरूम में नहीं, मुझे अपने किताबों वाली कमरे में रखा जाए, वहीं लिटा दिया गया और है मुझे चलना बोलना पढ़ना मना है। दिन भर पड़े पड़े 2 ही चीजें देखता रहता हूँ, बाईं ओर की खिड़की के सामने रह रहकर हवा में झूलती सुपारी के पेड़ के झालदार पत्ते, और अंदर कमरे में चारों ओर फर्श से लेकर छत तक ऊंची किताबों से ठसाठस भरी अलमारियां। बचपन में मेरी परी कथाओं, फेरी टेल्स में जैसा पढ़ते थे कि राजा के प्राण उसके शरीर में नहीं तोते में रहते हैं, वैसे ही लगता था कि मेरे प्राण इस शरीर में से तो नहीं चुके हैं, वे प्राण इन हजारों किताबों में बसे हैं। तो पिछले 40-50 बरस में धीरे धीरे मेरे पास जमा होती गई। अब जैसे देखो, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कहा गया है कि किताबों, पहले हम लोग क्या करते थे? राजा का प्राण जो होता है वो तोते में होता था, फेरी टेल्स में पढ़ते थे। ठीक है, किसी राक्षस का जान, राजा का जान। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लेखक ने क्या कहा? उनके प्राण कहाँ थे? कहाँ थे? किताबों में। जी हाँ, उनके प्राण जो है वो किताबों में थे, कि उनको लगता था कि किताबें अगर नहीं रहें तो उनके प्राण भी नहीं रहेंगे। अंत में होता भी ऐसा है। एक कोई लेखक आते हैं, उनको आके बताते हैं कि तुम्हारे प्राण जो, इन लेखकों जो इतने सारे किताबें रखी हुई हैं, उन किताबों के जो लेखक हैं उनके आशीर्वाद से तुम्हारे प्राण बचे हैं। जब लेखक का ओपन हार्ट सर्जरी होता है, सक्सेसफुली वो रिवाइव करते हैं, बच जाते हैं, तो एक लेखक आते हैं, लेखक आके बोलते हैं कि इन किताबों के जो लेखक हैं, यहाँ इतने सारी जो किताबें रखी है, उनके लेखक ने आपको आशीर्वाद दिया कि आपके प्राण बच जाएं। ठीक है, इसलिए आप बचें। आगे पढ़ते हैं कि लेखक जो है क्या, दिन भर अपनी पुस्तकालय में, मतलब उनका एक लाइब्रेरी था, वो लाइब्रेरी में पढ़े रहते हैं, और क्या देखते हैं? हिलती डुलती सुपारी के पेड़ और बहुत सारी किताबें। बस इनका ही वही था कि वो किताबों को देखते, सुपारी को, पेड़ को देखते, या लेटे लेटे कभी जो लेटे लेटे काम हो पाता वही करते वो सिर्फ। ठीक है, कैसे जमा हुई, संकलन की शुरुआत कैसे हुई, यह कथा बाद में सुनाऊंगा। पहले तो यह बताना जरूरी है कि किताबें पढ़ने और सहेजने का शौक कैसे जागा। बचपन की बात है, उस समय आर्य समाज का सुधारवादी आंदोलन अपने पूरे जोर पर था। मेरे पिता आर्य समाज रानी मंडी के प्रधान थे और माँ ने स्त्री शिक्षा के लिए आदर्श कन्या पाठशाला की स्थापना की। देखो यहाँ पे ये जो लाइन है, ये अच्छे से देखो कि संकलन की शुरुआत कैसे हुई। जो उन्होंने जो किताबें जो जमा की थी, वो उन्होंने कैसे स्टार्ट, कहाँ से हुआ, उसकी शुरुआत कैसे हुई, इस कहानी को बाद में बताएंगे। लेकिन देखो, कुछ भी चीज हम लोग जब स्टार्ट करेंगे, जैसे मुझे अगर कोई बिजनेस करना है, कोई व्यापार करना है, उसके लिए मेरे अंदर पहले इच्छा होनी चाहिए कि नहीं, कि मुझे ये करना है। ठीक है,
मेरे अंदर इच्छा है वो चीज़ करने की, तभी ना मैं वो करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अगर इच्छा नहीं हुई तो कैसे करूँगा? तो लेखक के अंदर पढ़ने की इच्छा जागृत हुई थी कभी ना कभी, तभी उन्होंने किताबों का संकलन किया है। ठीक है तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये बताया कि किताबों के प्रति उनका जो दिलचस्पी है वो कैसे आया, कब आया। किताबों का संकलन वो बाद में बताएंगे। तो यहाँ पे उन्होंने अपने परिवार का संक्षिप्त विवरण दिया है। क्या दिया है? उनके पिताजी जो थे वो क्या आर्य समाज के रानी मंडी के प्रधान थे, और मम्मी जो है माताजी जो है कन्या पाठशाला की उन्होंने स्थापना किया था। दोनों अच्छे पोस्ट में थे, अच्छे स्तर पे थे। पिता की अच्छी खासी सरकारी नौकरी थी। बर्मा रोड जब बन रही थी तब बहुत कमाया था उन्होंने, लेकिन मेरे जन्म के पहले ही गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी थी। हम लोग बड़े आर्थिक कष्टों से गुजर रहे थे, फिर भी घर में नियमित पत्र पत्रिकाएं आती थी। आर्य मित्र, साप्ताहिक, वेदोदम, सरस्वती, गृहिणी और 2 बाल पत्रिकाएं, खासकर मेरे लिए बाल सखा और चमचम। यहाँ पे हमने क्या देखते हैं कि लेखक के जो पिताजी हैं वो क्या करते थे, क्या थे सरकारी नौकरी करते थे। हाँ, सरकारी नौकरी करते थे, लेकिन लेखक के जन्म से पहले उन्होंने क्या किया, गांधी जी के आह्वान पर, क्योंकि देखो उस टाइम लोग जो है बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया था, अपना घर बार परिवार सब कुछ त्याग दिया था। भगत सिंह को देखो कितने कम उम्र में फांसी की सजा लगी थी, चंद्रशेखर आज़ाद, ये सब लोग इतने कम उम्र में फांसी, क्योंकि उस समय हमारे अंदर अलग ही जोश था, हमने आज़ादी हासिल करना था। तो गांधी जी के बुलावे पर लेखक के पिताजी ने सरकारी नौकरी छोड़ दी। ठीक है, सरकारी नौकरी छोड़ दी। अब देखो, अब अचानक से एक चीज जो है एक होती रही है, रेगुलरिटी होती रही है, कंटिन्यूटी होती रही है। ठीक है, अगर मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आज आपका क्लास है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, 2 दिन में एब्सेंट कर दिया, नहीं आया, तो आपका क्लास ब्लैंक जाएगा ना, खाली खाली होगा कि नहीं? वो खाली वो कौन? तो सरकारी नौकरी करते थे, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत थी, लेकिन अचानक उन्होंने नौकरी छोड़ दी गांधी जी के बुलावे पर, तो वहाँ एक आर्थिक मंदी आ गया, वहाँ एक खालीपन आ गया उस आर्थिक स्थिति में। ठीक है, अब जिसके कारण क्या हो गया, उनके घर की पारिवारिक स्थिति खराब हो गई, और क्या बहुत ज़्यादा खाने के लाले पड़ने लगे। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी लेखक के घर में पत्र पत्रिकाएं, बुक्स, आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर्स, ये सब आते रहते थे। ठीक है, और स्पेशली 2 बाल पुस्तकें, एक है क्या, बाल सखा और चमचम। अच्छा, यहाँ तक आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी तक, हम लोगों ने क्या सुना कि लेखक जो है वो किताबों का कलेक्शन, उनका किताबों का संग्रह जो है कैसे उनको वो करने लगे। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग ये जान रहे हैं कि उनमें पढ़ने का जो जागरूकता है, उनमें पढ़ने का जो इंटरेस्ट है, इच्छा जो है कहाँ से हुई। अब धीरे धीरे पता लग रहा है ना कि उनके घर में आर्थिक मंदी होने के बावजूद भी उनके घर में क्या आती थी, पत्रिकाएं आती थी, न्यूज़पेपर्स आते थे। ठीक है, उनमें आर्य साप्ताहिक, वेदोदम, सरस्वती, गृहिणी। सरस्वती जो है बहुत क्या, मैंने उस दिन बताया था सरस्वती पत्रिका के बारे में। अच्छा, आप लोग का ये होमवर्क, सरस्वती पत्रिका किसकी थी ये पता करके आना। ठीक है, आप लोग का ये होमवर्क, सरस्वती पत्रिका किसकी थी। उनमें होती थी परियां, राजकुमारों, दानों और सुंदरी राजकन्याओं की कहानियां और रेखाचित्र। मुझे पढ़ने की चाट लग गई। अच्छा, यहाँ पे लेखक ने एक शब्द यूज किया, पढ़ने की चाट। चाट मतलब क्या है बताओ मुझे। हाँ हाँ, पढ़ने के लिए लगाव हो गया। ठीक है, आप लोग वो पापड़ी चाट मत सोचने लगा ना। ठीक है, ठीक है, उनमें पढ़ने का लगाव होने लगा। ठीक है, और क्या हुआ, कहानियां रेखा पढ़ने, हर समय पढ़ता रहता। खाना खाते समय थाली के पास पत्रिकाएं रखकर पढ़ता। अपनी दोनों पत्रिकाओं के अलावा भी सरस्वती और आर्यमित्र पढ़ने की कोशिश करता। घर में पुस्तकें भी थी,
उपनिषदें और उनके हिंदी अनुवाद सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश के खंड मंडल वाले अध्याय पूरी तरह समझ तो नहीं पाता, पर पढ़ने में मजा आता था। मेरी प्रिय पुस्तक थी स्वामी दयानंद सरस्वती की एक जीवनी, रोचक शैली में लिखी हुई, अनेक चित्रों से सुचित्रित। वे तत्कालीन पाखंडों के विरुद्ध आदमीय साहस। पाखंडों मतलब क्या है बताओ? पाखंडों मतलब ढोंगी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। रोचक, रोचक का तात्पर्य क्या है? मनोरंजक, बड़े मजेदार। ये बड़ा रोचक चलचित्र है, ठीक है, हम बोलते हैं ना बहुत अच्छी फिल्म है, ठीक है। अच्छा, दिखने वाली अद्भुत व्यक्तित्व थे। कितने ही रोमांचक घटनाएं थी उनके जीवन की जो मुझे बहुत प्रभावित करती थी। चूहे को भगवान का भोग खाते देखकर मान लेना कि प्रतिमाएं भगवान नहीं होती, घर छोड़कर भाग जाना, तमाम तीर्थों, जंगलों, गुफाओं, हिम शिखरों पर साधुओं के बीच घूमना और हर जगह की तलाश करना कि भगवान क्या है, सत्य क्या है। जो भी समाज विरोधी, मनुष्य विरोधी मूल्य हैं, रूढ़ियां हैं, उनका खंडन करना और अंत में अपने से हारे को क्षमा कर उसे सहारा देना, यह सब मेरे बाल मन को बहुत रोमांचित करता। जब इन सब से थक जाता तो फिर बाल सखा और चमचम की पहली पढ़ी हुई कथाएं दोबारा पढ़ता, ठीक है। लेखक के जो जीवन की जो घटनाएं हैं, जो उनका एक कड़ियाँ है, वो किन चीज़ों से जुड़ा था कि चूहे को जब भोग खाते हुए देखते हैं। अभी देखना खबरों में, न्यूज़ वगैरह में आप देते रहते हो कि गणेश जी को पानी, दूध चढ़ाना है, गणेश जी दूध पी रहे हैं, ठीक है। कृष्ण जी की मूर्ति कुछ बोलते हैं वो वृंदावन में जो है रात को कृष्ण लीलाएं होती रहती हैं, ठीक है। बोलता है रात को वहाँ निधि वन में जो कोई रुकता है वो फिर कुछ हो जाता है, ठीक है। ऐसा कुछ बहुत सारे हैं बातें। मैं तुम तो नहीं गए, हम लोगों ने क्या कहा, हम लोगों ने सिर्फ सुनी है बातें। आप लोगों ने कभी गया है? आप लोग कभी गए हो? कभी रात को रुके हो? तो फिर तो ये सब सुनी सुनाई बातें, जब तक इसके बारे में कोई तथ्य समझ में नहीं आता, दयानंद सरस्वती बोलो या लेखक बोलो, इन्हीं चीजों के बारे में उनकी रोचकता थी कि इनमें गहराई क्या है, ईश्वर क्या है, व्हाट इज गॉड, भगवान कौन है, क्या है। हम लोग के सामने एक हमारे जो पूर्व हमारे फोर फादर्स थे, उन्होंने क्या रख दिया, एक प्रतिमा रख दिया, गणेश जी, शिव जी, कृष्ण जी, ठीक है, हम लोग उनको पूजते हैं, हमारा उनके प्रति भक्ति है, सब कुछ हम लोग पूछते हैं। तो उनकी एक्चुअल में वो कौन थे, क्या उनमें क्या माने कोई उनमें दिव्य शक्तियां थी, यही सब चीजों के बारे में यहाँ पे वो खोज करते थे। दयानंद सरस्वती हो या लेखक हो, इन सब चीजों के बारे में, इन तथ्यों के बारे में ये खोज करते थे। आपको मालूम होगा काफी सालों पहले वैज्ञानिकों ने गॉड पार्टिकल्स बोल के कुछ निकाला था। गॉड पार्टिकल्स गूगल में सर्च करना, यही भगवान के बारे में। लेखकों ने, ये वैज्ञानिकों ने क्या किया, ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में ऊपर क्या छोड़ा, एक साउंड छोड़ा। कौन सा साउंड? ओम का साउंड। बोला कोई भी साउंड छोड़ते हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, लेकिन ओम का साउंड एग्जिस्ट करता है, और उस ओम के साउंड का उनको रिस्पॉन्स भी आया था एलियन की तरफ से, या कहीं और से रिस्पॉन्स आया था। इसका मतलब ओम जो बनाया गया साउंड, या सब जो ओम वर्ड है वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है, उसमें कुछ ना कुछ पावर है। जब वैज्ञानिकों ने ये प्रूव किया है, तो इन्हीं सब तथ्यों के बारे में वो जानना चाहते थे। वैरागियों, साधुओं के बीच घूमना, ठीक है।